everyone, a very warm welcome to PW. I am समृद्धि शर्मा, your biology mentor, and आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, हम क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर आर एनवायरनमेंट की। बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स में से ये सबसे इजी एंड सबसे छोटा चैप्टर है एंड ये सबसे इजी चैप्टर होने के साथ साथ एक स्कोरिंग चैप्टर भी है। अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो इस चैप्टर की वेटेज लगभग 4 से 5 मार्क्स की है। तो ये तो सोने पे सुहागा है, एक तो इजी भी है, छोटा भी है एंड वेटेज भी अच्छी खासी है। तो अगर मैं इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ तो मतलब मेरे बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स हो गए हैं एकदम फुल प्रूफ, वो तो आने ही आने हैं, राइट। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो बेटा एक क्विक रिवीजन सेशन होने वाला है जहां पे हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन सेशन ऑफ चैप्टर आर एनवायरनमेंट। तो चैप्टर का नाम है इन आर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। तो एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। एनवायरनमेंट मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अराउंड जो भी चीज प्रेजेंट है, चाहे वो लिविंग चीजें हो चाहे नॉन लिविंग चीजें हो, उसका सम टोटल एनवायरनमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं। अब मेरी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, चाहे वो कोई लिविंग कंपोनेंट है, कोई प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंगस है, या वो कोई नॉन लिविंग चीज है जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, ये सब चीजें मिलके मेरी सराउंडिंग बनाते हैं एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट तो भाई सब कुछ एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके के ज्योग्राफिकल एरिया है। अब एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं एंड वो इंटरैक्ट कर रहे हैं विद दी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उस ज्योग्राफिकल एरिया को मैं बोलूंगी इकोसिस्टम। जैसे कि बेटा आप बाहर गए एनवायरनमेंट में, आपको एक पॉन्ड दिखा, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। आपको एक रिवर दिखी, रिवर एक इकोसिस्टम है। आपको डेजर्ट दिख रहा है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है एनवायरनमेंट का जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में तो इंटरैक्ट कर ही रहे हैं, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं विद नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सो ऑन। एक परफेक्ट एग्जांपल है, मैं अगर एक एग्जांपल लूं बेटा एक प्लांट का, ह्यूमन बींग्स प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के लिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए बेटा अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन करने के लिए, तो वो हमें कैसे मिलती है, विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट है। प्लांट की मदद से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट को अगर मैं देखूं तो प्लांट खुद ब खुद क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, राइट। तो बेटा इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक चीजें अलॉन्ग विद द एबायोटिक थिंग्स जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं एंड आपस में इंटरैक्ट करके काम करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं बेटा तो इकोसिस्टम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम एंड दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नाम से समझ आ रहा है, कोई भी चीज आर्टिफिशियल होती है मतलब मैनमेड, है ना। तो जब मैं बोलती हूँ नेचुरल इकोसिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जो खुद ब खुद नेचर में खुद से ऑपरेट होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए कोई भी ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ओशन हो गया, रिवर्स हो गई, ये क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऐसी इकोसिस्टम है जहां पे हमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उनके साथ साथ हमें नॉन लिविंग थिंग्स मिलेंगी, एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एंड इन सब के बीच में इंटरेक्शन तो होगी, बट उस इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ेगा। परफेक्ट एग्जाम्पल है एक्वेरियम का। एक्वेरियम में प्लांट्स भी है, एक्वेरियम में फिशेस भी है, एक्वेरियम में वाटर भी है, एक्वेरियम में लाइट भी है, बट उस एक्वेरियम को मेंटेन करना पड़ता है, राइट। तो एक्वेरियम अपने आप में एक इकोसिस्टम है,
बट उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है, इसीलिए एक्वेरियम हो गया अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वेरियम को हमें हर दूसरे तीसरे दिन साफ क्यों करना पड़ता है, एंड हमें रिवर को तो साफ नहीं करना पड़ता, तो एक्वेरियम को हमको साफ क्यों करना पड़ता है? बिकॉज एक्वेरियम एक तरीके का इनकम्प्लीट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बट उसके अंदर डीकंपोजर्स नहीं है। डीकंपोजर्स ना होने के कारण होता क्या है, जो भी फूड हम फिशेस को डालते हैं एंड जो भी टॉक्सिन्स उनकी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं वो सारे पानी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अगर डीकंपोजर्स होते तो वो उस टॉक्सिन्स को क्या करते बेटा, डीकंपोज करके खत्म कर देते, बट क्योंकि डीकंपोजर्स वहां पे नहीं है तो वहीं पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, पानी गंदा होता रहता है, इसीलिए हमें ह्यूमन एफर्ट लगा के उस पानी को साफ करना पड़ता है। एफर्ट लगाना पड़ रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बेटा एक्वेरियम हो गया, क्रॉप फील्ड या एग्रीकल्चर फील्ड हो गई, जू हो गया, ये सभी परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम क्या है ये समझ लिया, इकोसिस्टम कितने टाइप के हैं ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की। किसी भी इकोसिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब लिविंग कंपोनेंट, यानी कि इकोसिस्टम में जो भी चीज लिविंग है वो उसके बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। एंड एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम में जो भी चीज नॉन लिविंग है वो एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट हो गया। एबायोटिक कंपोनेंट में बेटा एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल ये सब आ जाता है। जब मैं बायोटिक कंपोनेंट की बात करती हूँ, बायोटिक कंपोनेंट यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में मेजरली 3 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लीज नोट, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर बेटा 3 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। पहले है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर से क्या समझ आता है, जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ पे प्रोड्यूसर का रेफरेंस हो रहा है इन दी सेंस ऑफ फूड। तो किसी भी इकोसिस्टम में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को बनाने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं बेटा हमारे ग्रीन प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड खाना बनाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट हो गए ग्रीन प्लांट जिनको हम बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो गए फोटोसिंथेसिस करते हैं, इवन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो अपना खाना बना सकते हैं बट वो फोटोसिंथेसिस की मदद से नहीं, दूसरी किसी और प्रोसेस की मदद से वो खाना बनाते हैं एंड दे ऑल कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो भाई खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स बोल दिया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब जो कंज्यूम करते हैं, बनाते नहीं है, सिर्फ खाते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। तो भाई जितने भी एनिमल्स हैं सब कंज्यूमर्स हैं, जितने भी फंजाई हैं सब कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अब इन कंज्यूमर्स को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब इसको कैसे समझे, अब यहाँ पे बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक इकोसिस्टम है, आपने फूड चेन के बारे में सुना होगा। सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले एक सन है। ठीक है, सन से क्या होगा, सनलाइट आएगी। इस सनलाइट की मदद से, एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से एंड वाटर की मदद से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी एंड ये जो ग्रास है, ये जो प्लांट है जिसको हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, ये खाना बनाएगा, इसलिए इसको प्रोड्यूसर बोल दिया। अब इस ग्रास को कौन खाएगा, इस ग्रास को खाएगा एक ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर ने जिसको खाया, ग्रास हॉपर ने किसको खाया बेटा, ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को जो ऑर्गेनिज्म ईट करता है, कंज्यूम करता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्योंकि ये वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर था तो सबसे पहला कंज्यूमर जो है वो है ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर को मैं बोलूंगी प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है भाई, तो प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिया। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कोई खाएगा, एक ग्रास हॉपर को किसी स्नेक ने खा लिया, ग्रास हॉपर को किसी स्नेक ने खा लिया। ठीक है, तो ये जो स्नेक होगा ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस स्नेक को खा लिया किसी ईगल ने, तो ईगल हो गया टर्शियरी कंज्यूमर, ईगल हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। तो बेटा ये तीनों कंज्यूमर ही है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। ये तीनों क्या है, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। बट यहाँ पे हमें ध्यान किस चीज पे देना है कि कौन पहले किसको खा रहा है।
जो प्रोड्यूसर को खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहा है वो टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद वैसे क्वार्टरनरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं किसी किसी फूड चेन में, राइट। तो ये मतलब समझ आया। तो जो खाना बनाते हैं वो प्रोड्यूसर, जो दूसरों को कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर। अब ये डीकंपोजर्स क्या है? देखो बेटा, मान लो इस ईगल की डेथ हो गई, ठीक है, ये डेड हो गई ईगल। अब इसकी बॉडी के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे और इसकी बॉडी को डीकंपोज कर देंगे, ठीक है। तो डीकंपोजर्स इसकी बॉडी को डीकंपोज करेंगे। बेटा मान लो ये स्नेक भी मर गया तो इसकी बॉडी को भी डीकंपोज कर देंगे, ठीक है, इसकी बॉडी को भी डीकंपोज कर देंगे, इसकी बॉडी को भी डीकंपोज कर देंगे। तो डीकंपोजर्स बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ फंगस होती हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। सैप्रोट्रॉफिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस के ऊपर फीड करते हैं। तो इन सब ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी को, डेड या डिकेइंग बॉडी के ऊपर ये फीड करके इनकी बॉडी को डीकंपोज करके क्या करते हैं बेटा, इनकी बॉडी में से जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उन सबको बहुत ही छोटे 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 सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। जब ये उनको तोड़ते हैं, जब उनको ब्रेक डाउन करते हैं तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, इवन कुछ मिनरल्स निकलते हैं। वो सारे मिनरल्स आके कहाँ होते हैं बेटा, सॉइल में आ जाते हैं। एंड सॉइल में वो सब मिनरल्स, वाटर एंड CO2 जो भी सब निकल रहा है बेटा इन रिएक्शंस में, वो दोबारा से उन सब चीजों को हमारे प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, अपटेक कर लेते हैं सॉइल से। एंड सॉइल से जब उन मिनरल्स को, उन सब चीजों को अपटेक करते हैं तो फिर सनलाइट की मदद से दोबारा खाना बनता है। दोबारा इस खाने को कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खाता है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलती रहती है। इस तरीके से हमारा इकोसिस्टम काम करता रहता है। तो हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं एंड डीकंपोजर्स भी हैं, राइट। चलिए अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज फूड चेन। फूड चेन के बारे में हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। सिंपली फूड चेन अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगी फूड चेन सिंपली क्या है, एक सीक्वेंस है जो हमको ये बताता है कि कौन किसको खा रहा है। सिंपल, राइट। कौन किसको खाता है, ये सीक्वेंस जो है उसी को हम फूड चेन बोलते हैं। तो हाउ विल आई डिफाइन? आई विल से फूड चेन इज अ लीनियर सीरीज। बेटा इस चीज पे ध्यान देंगे, फूड चेन क्या है, एक लीनियर सीरीज है किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, which represents the sequence in which a particular organism eat the other and becomes the source of food for the other in an ecosystem। भाई क्या है ये? सिंपल सी बात है। इकोसिस्टम में बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, इसी लीनियर सीक्वेंस को हम फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बेटा फूड चेन के। अब कोई एग्जाम में पूछेगा भाई आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन बनाओ, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में शेर होता है। शेर किसको खाता है, डियर को। डियर किसको खाता है, प्लांट को, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक्वाटिक फूड चेन बताओ या ग्रासलैंड फूड चेन बना के दिखाओ, तो किस तरीके से हमें फूड चेन के हमें कुछ एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, यहाँ पे ये क्या है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन है। ट्री है, ट्री को डियर ईट करेगा, डियर को लाइन ईट करेगा। तो बेटा ट्री यहाँ पे हो गया प्रोड्यूसर, डियर यहाँ पे हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर एंड लाइन यहाँ पे हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड या गार्डन की हम वो देखते हैं फूड चेन या इकोसिस्टम की फूड चेन देखते हैं। फ्लावर है, फ्लावर प्रोड्यूसर है, फ्लावर के ऊपर कुछ फ्लाइज फीड करेंगी, तो फ्लाइज यहाँ पे हो गई हमारी प्राइमरी कंज्यूमर। फ्लाइज को कुछ फ्रॉग ईट करेगा, ठीक है, तो फ्रॉग यहाँ पे हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग को कंज्यूम करेगा स्नेक, स्नेक हो गया टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक को कंज्यूम करेगा ईगल, तो ईगल हो गया यहाँ पे क्वार्टरनरी कंज्यूमर। वैसे अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में कुछ प्लांट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, देखा है ना पानी के अंदर भी तो कुछ प्लांट्स होते हैं, तो वो प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे। इन फ्लावर्स के ऊपर कुछ हर्बीवोरस फिशेस भी तो होती हैं जो प्लांट्स को भी ईट कर लेती हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। उसके बाद बेटा स्मॉल फिशेस को कोई लार्ज फिश खाएगी, लार्ज फिश को कोई बर्ड खा जाएगी या कोई बड़ी फिश खा जाएगी लाइक शार्क, राइट। तो इस तरीके से फूड चेन हर इकोसिस्टम में है, हर इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर है, हर इकोसिस्टम के अंदर कंज्यूमर है, हर इकोसिस्टम के अंदर डीकंपोजर्स है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है बेटा, प्रोड्यूसर्स हमेशा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे। प्लीज नोट, हमारे जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो हमेशा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कंज्यूमर्स बेटा हमारे कंज्यूमर्स हमारे होलोजोइक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, एंड जो डीकंपोजर्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। मोर ओवर जब मैं बात करती हूँ प्राइमरी कंज्यूमर्स की, बेटा प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोरस होगा,
क्योंकि प्लांट खाना बनाते हैं एंड जो प्लांट को खाते हैं वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स यानी कि हर्बीवोरस हो गए। प्लीज नोट, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हमेशा हर्बीवोरस एनिमल होगा, ठीक है, हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होगा। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा बेटा वो एक एनिमल को खा रहा है, तो ये तो कार्निवोर होगा या ओमनिवोर होगा, ठीक है। वैसे ही बेटा टर्शरी कंज्यूमर अगेन किसी एनिमल को खा रहा है, तो या तो ये कार्निवोरस होगा या ओमनिवोरस होगा, ये बात समझ आई। बट प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोरस होगा, ठीक है। फूड चेन समझ लिया बेटा, ठीक है। फूड चेन में हमने इस तरीके से, आपको पेपर में आ सकता है, पूछ लेंगे आपसे कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है बताओ इस फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, इस तरीके से बताओ, ठीक है। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है बेटा फूड वेब का, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सी सीधी सादी सी कहानी है, भाई इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको, बट आपको पता है नेचर इतना इजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। कोई किसी का वेट नहीं करता, ये नहीं बोलता कोई कि आप जाओ मैं तो उससे ही खुद को खिलाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। फ्रॉग ये नहीं बोलता कि मैं नहीं जाऊंगा तेरे पेट में, मेरे को तो कोई और ही खाएगा, नहीं, ठीक है। सांप को जो मिला वो उसको खा लेगा, वो वेट नहीं करता, उसको भूख लग रही है, ठीक है। तो इन अ वेरी सेम वे बेटा हमारी अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखें बेटा, तो हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग फूड चेन्स हैं, अलग अलग फूड चेन्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो यही इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाती है बेटा, फूड वेब बनाती है। The interconnected food chains operating in an ecosystem which establish a network of relationship between various species is called food web, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा अलग अलग क्या है, अलग अलग फूड चेन्स हैं, बट आपस में अलग बहुत सारी फूड चेन्स क्या है, मिल गई हैं और इन्होंने बना दिया है फूड वेब, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है ट्रॉफिक लेवल का, ठीक है। किसी भी फूड चेन में बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई पोजीशन है उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म occupied in the food chain, ठीक है। each link in the food chain represents one trophic level। देखो बेटा ये फूड चेन है, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को रैट ने खाया, रैट को ईगल ने खाया, ठीक है। तो इस फूड चेन में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लांट। तो प्लांट प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर जो होता है बेटा वो होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, वो प्रेजेंट होता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। टीपी यहाँ पे मैंने ट्रॉफिक लेवल के लिए लिख दिया है, ठीक है। ग्रास हॉपर सेकेंड ऑर्गेनिज्म है, सेकेंड ऑर्गेनिज्म हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर होता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसको बेटा हम T1 T2 के नाम से भी क्या करते हैं, लिख सकते हैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं T1 ट्रॉफिक लेवल 1, ये हो गया हमारा ट्रॉफिक लेवल 2। वैसे ही बेटा जो रैट है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये हो गया ट्रॉफिक लेवल 3 एंड ये हो गया हमारा ट्रॉफिक लेवल 4, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ट्रॉफिक लेवल 1 हमेशा ऑक्यूपाइड होता है बाय द प्रोड्यूसर्स, ट्रॉफिक लेवल 2 हमेशा ऑक्यूपाइड होता है बाय प्राइमरी कंज्यूमर, ट्रॉफिक लेवल 3 इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ट्रॉफिक लेवल 4 इज ऑक्यूपाइड बाय टर्शरी कंज्यूमर। ये बात नोट हो गई, वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे जो आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ग्रास हॉपर प्लांट को खाता है तो एरो तो इस तरफ होना चाहिए था, रैट ग्रास हॉपर को खाता है एरो इस तरफ होना चाहिए था, ईगल रैट को खाता है एरो तो इस तरफ होना चाहिए था। यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है यार, व्हाट इज दिस, ये एरो ऊपर ऊपर की तरफ क्यों जा रही है। एरो ऊपर ऊपर की तरफ इसलिए जा रही है बिकॉज बेटा फूड के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब ये बेटा जब प्लांट की हम बात करते हैं तो प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर ऑब्वियसली बात है एनर्जी होगी। तो जब इस प्लांट को ग्रास हॉपर खा लेता है तो वो एनर्जी ग्रास हॉपर के अंदर चली जाती है। अब ग्रास हॉपर की बॉडी है, ग्रास हॉपर के अंदर अपनी एनर्जी होगी, ठीक है। अब इस ग्रास हॉपर को जब रैट खाता है इसको फूड मिलता है, फूड मतलब एनर्जी, तो बेटा ग्रास हॉपर से एनर्जी रैट के अंदर गई, रैट के अंदर से एनर्जी ईगल के अंदर गई, तो यहाँ पे फूड के साथ साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। एंड इस एनर्जी ट्रांसफर को एक्सप्लेन किया था रेमंड लिनमैन ने अपने एक लॉ में जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ। उन्होंने अपने 10% लॉ में ये कहा कि जब किसी फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाती है, बाकी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर ऑर्गेनिज्म उसको अपने काम काज के लिए यूज कर लेता है, ठीक है। तो ये बात कही गई थी 10% लॉ में। 10% लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जिससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड पूछा भी गया है
पिछले साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्या, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सिंपली वो ये कह रहे हैं कि भाई मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, फूड चेन है, फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास 10,000 किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, मान लेते हैं इनके पास 10,000 किलो जूल एनर्जी है। तो जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ इसका 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा। तो बेटा 10,000 का 10% हो गया 1,000 किलो जूल, सही बात है। चलो अब बेटा वो ये कह रहे हैं कि इस ट्रॉफिक लेवल पर जितनी भी एनर्जी है उसके सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाएगी। तो बेटा 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% हो जाएगा 100 किलो जूल, 100 किलो जूल। अब इसके पास जितनी भी एनर्जी है, इस ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी है, इसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। तो बेटा जल्दी बताओ 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% होगा 10 किलो जूल। तो इसके पास हो गई 10 किलो जूल एनर्जी, राइट। तो यही बात रेमंड लिंडमैन ने अपने 10% लॉ में बताई थी। चलो इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फटाफट से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रास रिसीव्स 30,000 जूल एनर्जी फ्रॉम सन, ठीक है। तो वो ये बता रहा है जो ग्रास है, प्रोड्यूसर है बेटा, यहाँ पे उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, उसको मिल रही है एनर्जी 30,000 जूल। तो बेटा इसके पास 30,000 जूल एनर्जी है। कोई और पेन यूज करते हैं यहाँ पे। तो बेटा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी है 30,000 जूल। बेटा 30,000 का 10% मिलेगा रैबिट को, 30,000 का 10% हो गया बेटा 3,000 जूल, ठीक है। 3,000 का 10% कितना हो गया 300 जूल, एंड 300 जूल का 10% हो गया बेटा 30 जूल। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम सारे ऑर्गेनिजम्स का एनर्जी बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी किसको मिलेगी अगर हमें एक की एनर्जी पता चल जाए, ठीक है। ये बात समझ आई। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो कम होता रहता है। तो बेटा सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी, उससे कम एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर के पास, उससे भी कम एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, उससे भी कम एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर के पास। तो इसीलिए बेटा आप देखोगे फूड चेन में लगभग सिर्फ 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं, मैक्स टू मैक्स 6 चले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते, बिकॉज 10% लॉ के अकॉर्डिंग आखिरी तक आते आते बहुत कम एनर्जी रह जाती है, एंड इतनी एनर्जी इनफ नहीं होती टू सस्टेन, ठीक है। लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी है ही नहीं इतनी, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इसीलिए बेटा फूड चेन में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, बिकॉज बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रह जाती है आखिरी तक। यहाँ पे एक और टॉपिक है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। ये बायोमैग्निफिकेशन का टॉपिक भी हमारी फूड चेन से रिलेटेड है बेटा। अब देखो बेटा फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, बट हमको ये भी समझना होगा जो चीज हम खा रहे हैं उसके अंदर कुछ केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है बेटा, हम बाहर से फल सब्जियां खरीद के लाते हैं, आपको पता है उन फल सब्जियों के ऊपर कितने सारे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, एंड जब हम उन फल सब्जियों को कंज्यूम करते हैं वो सारे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, वो टॉक्सिन्स है। वैसे बेटा जब हम फूड चेन के एक बहुत ही बड़े एक पिक्चर की तरफ देखें तो फूड चेन के अंदर बेटा इन केमिकल्स का क्या है बेटा, एक्यूमुलेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लेते हैं कि एक पॉन्ड है, एक रिवर है, उसके आसपास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से बहुत सारे केमिकल्स निकल के रिवर में जा रहे हैं, पानी के अंदर टॉक्सिन्स आ गए, उस पानी के अंदर प्लांट ग्रो हो रहे हैं, तो प्लांट के अंदर वो टॉक्सिन्स एंटर कर गए, ठीक है भाई, प्लांट के अंदर इतना अमाउंट ऑफ टॉक्सिन एंटर कर गया है। अब बेटा इन प्लांट्स के अंदर ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इन प्लांट्स को फिशेस ने खाया, फिशेस के अंदर और इनका अमाउंट बढ़ गया टॉक्सिन्स का, ठीक है भाई। अब इन फिशेस को एक बड़ी फिश ने खाया, उस बड़ी फिश के अंदर और टॉक्सिन्स बढ़ गया और टॉक्सिन्स का अमाउंट बढ़ गया। अब इस बड़ी फिश को कोई ह्यूमन बींग्स आके ले गए फिशिंग करके, अब घर पे ये बना के खाएंगे इनको, अब ये टॉक्सिन इनकी बॉडी में, तो भाई पानी से टॉक्सिन प्लांट में, प्लांट से छोटे फिश में, छोटी फिश से बड़ी फिश में, बड़ी फिश से और किसी ऑर्गेनिज्म में जो इसको कंज्यूम करेगा। तो कहने वाली बात यह है कि बेटा हर ट्रॉफिक लेवल पे जो अमाउंट ऑफ टॉक्सिन है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायो मतलब लिविंग, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा हो जाना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है केमिकल्स की, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक बहुत ही कॉमन सा एंड बहुत ही फेमस केमिकल है जिसको हम बोलते हैं DDT। DDT एक ऐसा केमिकल है जो फूड चेन के अंदर एंटर होके ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोमैग्निफाई होता है।
फूड चेन के अंदर एंटर हुआ, जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होता है उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो दिस इज द बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक देयर आर विच इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में आखिरी में 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं कि हमारी एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स हैं, 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड दूसरा है सॉलिड वेस्ट एंड उसका डिस्पोजल, ठीक है। तो हमारी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड सो ऑन। तो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर है ओजोन गैस की, जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या होती है बेटा? ओजोन लेयर बेसिकली एक गैस की तो ही लेयर है। अब ये गैस की लेयर जब कहीं कहीं से पतली होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन होना, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रही है हमारी ओजोन लेयर पतली? बिकॉज ऑफ द केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको हम CFC भी बोलते हैं, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफोम। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं डिफरेंट अप्लायंसेस से, फायर एक्सटिंग्विशर से, इंडस्ट्रीज से, अलग अलग बेटा ये केमिकल्स हमारे एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो रहे हैं। हमारी एनवायरमेंट में जब ये रिलीज होते हैं तो बेटा ये ऊपर जाके हमारी ओजोन लेयर के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, मतलब जो हमारी ओजोन गैस है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन है बेटा, वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, एलिमेंट है, ये जाके हमारी ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करता है और हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ठीक है। एंड जब हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं बेटा? अगर ओजोन लेयर देखो डिप्लीट होगी तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, ओजोन लेयर का काम है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है। ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर प्रिवेंट या प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। हार्मफुल यूवी रेज से बचाने का काम है हमारी ओजोन लेयर का। अब अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो हार्मफुल यूवी रेज हमारे अर्थ के सरफेस पे आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो ह्यूमन बीइंग से कांटेक्ट में आएंगी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आएंगी, तो ये क्या करेंगी? इट कैन कॉज स्किन कैंसर, इट कैन कॉज कैटरैक्ट, बेटा मोतिया होता है उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। डीएनए डैमेज करेगी, इम्यूनिटी को रिड्यूस करेगी, सनबर्न्स होंगे, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम होगी, इवन मरीन लाइफ भी डिस्ट्रॉय होएगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको कोशिश करनी है कि हम इन सब केमिकल्स के रिलीज को कम करें। जितने कम केमिकल्स उतना कम हमारी ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय, जितनी कम हमारी ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हम इन सब चीजों से बचेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है हमारे लिए, वो है वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है बेटा। अब रेजिडेंस से, कैटल से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चरल फील्ड से, फैक्ट्री से, अलग अलग जगह से बहुत अलग अलग तरीके का कूड़ा निकलता है, वेस्ट निकलता है, अनवांटेड चीज जो है निकलती है, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं? उन सबको ऐसे ही डंप कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। कोई भी बेटा वेस्ट कहीं से भी निकल रहा है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो सकता है। पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम क्यों कर रहे हैं उनको कैटेगराइज? बिकॉज जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर हम उसको अलग कर लेंगे पहले ही तो वो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज ये वो वेस्ट है जो क्या हो सकता है बेटा? डीकंपोज हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई क्या करते हैं बेटा? इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। इवन मेन्योर हम इसकी मदद से बना सकते हैं, जैसे कि बेटा हमारी वुड हो गई, हमारा पेपर हो गया, हमारे वेजिटेबल पील, फ्रूट पील, कॉटन, जो भी नेचुरल चीजें हैं बेटा वो सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बेटा प्लास्टिक आ गया, ठीक है, प्लास्टिक आ गया, हमारे मेटल्स आ गए, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें क्या है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको ब्रेक नहीं कर सकते, इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही पड़ी रहती है ग्राउंड में, इनको कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता, तो ये पॉल्यूट करती है हमारे एनवायरनमेंट को। तो बेटा हमको अपने वेस्ट को कैटेगराइज करना जरूरी है कि भाई ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम डिकम्पोज करके अपने लिए यूजफुल चीजें जैसे कि मैन्योर वगैरह बना सकते हैं, एंड जो भी चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल है फिर हम उसको सेफली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। हो गया चैप्टर खत्म। चलो अब भाई कान खोल के सुन लो, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा के ही रहूंगी एंड तुम्हें 10वीं पास करा के रहूंगी। एंड इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह गया है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हेरिडिटी। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।